केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन और उससे रिलेटेड यौगिक। तो कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन 14वें समूह का पहला तत्व है। ठीक है, 14वें समूह के पहला तत्व होने के कारण सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आवर्त सारणी में ठीक बीच में है ना, ठीक बीच में 14वां समूह बीच में पाया जाता है। 1 2 3 4 फिर 5 6 7, 8वां तो उत्कृष्ट गैस है। तो इस तरीके से 14 समूह होने के कारण अब इसका बाह्यतम कोष या इसकी संरचना परमाणु को अगर हम देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सबको पता है, परमाणु क्रमांक 6 1s2 2s2 2p2 होता है। इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आधा भरा है और आधा खाली है। 8 होना चाहिए, 4 है, आधा भरा है और आधा खाली है। ये एक विशेष स्थिति है। और इस कारण से क्या होता है, कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बना पाता है आसानी से और न ही इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बना पाता है। तो इसकी स्थिति बीच की है। तो ये सबसे ज्यादा सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन के 2 प्रकार के यौगिक हमको देखने को मिलते हैं। पहला हम बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बन के अकार्बनिक यौगिक, मैं थोड़ा बुक से इतर होके चलूंगा, एकदम बुक से होके चलूंगा तो मुश्किल होगी, ठीक है ना। अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक क्या है? अकार्बनिक कार्बन के यौगिकों में आता है कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और कार्बाइड। तो ये 4-5 यौगिक जो हैं इनको हम कार्बनिक यौगिक नहीं मानते, इनको अकार्बनिक यौगिक माना जाता है। इसके बाद बारी आती है कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ से रिलेटेड, जीवन से संबंधित है। यानी कि इस तरह के यौगिक कहीं ना कहीं पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या उनसे प्राप्त यौगिकों को अपघटित करने पे प्राप्त होते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जीवित जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के बाकी सभी अन्य यौगिक जो हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत। कार्बन के, याद रखना ना, सिर्फ कार्बन के ऐसे यौगिक जो ऑक्साइड नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, बाइकार्बोनेट नहीं है, कार्बाइड नहीं है, वो सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इस पूरे, आप देखिए कि आपकी बुक में एक हिस्सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी सभी तत्वों का अध्ययन करने के लिए है, जबकि एक पूरा पेपर सिर्फ कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करने के लिए है। तो स्वाभाविक तौर पे ये ज्यादा यौगिक बनाते हैं। आपके परिवेश का लगभग 75 से 80% यौगिक कार्बनिक यौगिक है। यानी हम जितने यौगिकों के बारे में जानते हैं उसमें से ज्यादातर यौगिक सिर्फ कार्बनिक यौगिक हैं। यानी 75 से 80% सिर्फ कार्बन या इससे रिलेटेड बना हुआ है और बाकी में सारे तत्व मिलके बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कार्बनिक यौगिकों का समूह एक बड़ा समूह है, उसमें ढेर सारे यौगिक हैं, उनके ढेर सारे अलग अलग गुण हैं। तो प्रश्न आता है कि कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन की चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता का मतलब है कार्बन 4 बंध बनाता है, जो कि सामान्य परिस्थिति में किसी भी तत्व के लिए अधिकतम होता है। ठीक है ना। अगर हम सामान्य संयोजकताओं की बात करें तो संयोजकताएं 1 से 4 तक बढ़ती हैं
और फिर 4 से 0 तक फिर से घटती है। तो 4 सामान्य संयोजकताओं में अधिकतम संयोजकता है। कार्बन अपने बाह्यतम कोष के सभी इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है और उत्तेजित अवस्था में आप देखें तो इसका एक s का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, p में, और s में एक, p में पहले से 2 था, एक और आ गया तो 4। चतुस्संयोजी होता है, 4 बंध बना सकता है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं और बहुत बड़े बड़े चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए ये अनेक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अब आते हैं कार्बन से रिलेटेड संयोजकता को एक्सप्लेन करने के लिए। कार्बन के बाह्यतम कोष में हमारे पास 4 कक्षक हैं, एक s कक्षक और 3 p के, px, py, pz, p के कुल 4 कक्षक। इन चारों की ऊर्जा एकदम बराबर नहीं होती, थोड़ा बहुत अंतर होता है, और इसलिए बंध बनाते समय जब कार्बन को सिर्फ एक से जुड़ना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी स्थिति आएगी नहीं क्योंकि एक के साथ 4 बंध बन नहीं सकते। तो कार्बन कम से कम कितनी चीजों से जुड़ेगा, 2। ठीक है, इसके बाद कार्बन को आगे अगर आप देखें इसमें तो 3 से भी जुड़ सकता है और 4 से भी। तो आवश्यकता अनुसार इसको अपने कक्षकों की ऊर्जा को बराबर करना पड़ता है और कक्षकों को आपस में मिलाकर ऊर्जा को बांट के एकदम समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण संकरण कहलाता है। पढ़ा हुआ है, 11वीं में भी पढ़ा होगा। तो संकरण क्या है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और एक समान ऊर्जा एवं आकार के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना या प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, संकरण। ठीक है, संकरण के नियम क्या क्या है, कुछ खास बातें ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहली बात कि संकरण में भाग लेने वाले सभी कक्षक एक ही परमाणु के होते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और कार्बन का बंध बनना है तो एक कक्षक हाइड्रोजन का घुसा लेंगे ना, जितने भी कक्षक होंगे sp, ये सारे किसके होंगे, एक ही कार्बन के होने चाहिए। तो संकरण में भाग लेने वाले सभी कक्षक एक ही परमाणु के होते हैं। दूसरा, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 2s कक्षक 2p के साथ तो संकरण कर सकता है, 3p के साथ संकरण नहीं कर सकता, क्योंकि 3p की ऊर्जा और 2s की ऊर्जा में क्या होगा, बहुत अंतर हो गया। 2s वाला 2p के साथ कर सकता है, थोड़ा अंतर है। 2s वाला 3p के साथ नहीं कर सकता, तो ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा, संकरण में किसी भी प्रकार का कक्षक बाह्यतम कोष का कैसा भी कक्षक भाग ले सकता है, चाहे वो पूरा भरा हो, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी भाग ले सकता है, आधा भरा है यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी भाग ले सकता है, और खाली है तो भी भाग ले सकता है। तो जरूरत पड़ने पर संकरण में किसी परमाणु के संयोजकता कोष के रिक्त कक्षक, अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक कोई भी भाग ले सकता है। नेक्स्ट चीज ये है कि संकरण से बनने वाले कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे अगर मान लो एक s और एक p कुल 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो बन के कितने कक्षक तैयार होंगे, 2। अगर एक s और 2 p भाग ले रहे हैं यानी 3 कक्षक भाग लेंगे तो बन के भी 3 ही तैयार होंगे। तो जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही कक्षक बन के तैयार होंगे। अगली बात, सभी संकृत कक्षकों की ऊर्जा एवं आकृति एक जैसी होती है, लेकिन इनका अभिविन्यास अलग अलग हो सकता है। अभिविन्यास का क्या मतलब है, मान लो कि 3 कक्षक बने,
तो तीन में से एक एक्स पे हो सकता है, एक वाई पे हो सकता है और एक जेड पे। तो इनकी व्यवस्था, अरेंजमेंट को बोलते हैं अभिविन्यास, वो अलग हो सकता है, लेकिन इनकी ऊर्जा और आकृति में कोई अंतर नहीं होगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैसे दो बातें हैं, पहले सेकंड लास्ट बात, संकरित कक्षकों की इलेक्ट्रॉन तरंगें आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो जो संकरित कक्षक बने हैं इनमें परस्पर प्रतिकर्षण होता है, और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में संकरित कक्षक अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहें और इनके बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा स्पेस में त्रिविम में ऐसी सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक खूंटे से दो लोगों को बांध दूं और कहूं आप लोग एक दूसरे से एकदम जितना दूर हो सके उतनी दूर रहिए, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वो 180 डिग्री पे एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा भी इधर उधर हुए तो दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 180 डिग्री एक ही व्यवस्था है। ऐसे ही अगर खूंटे से तीन लोगों को बांध दिया जाए और कहा जाए कि आप एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहिए, तो वो परफेक्टली 120 डिग्री की दूरी पे एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक इधर रहेगा, एक 120 डिग्री इधर, 120 डिग्री इधर। तो इस तरीके से त्रिविम में इन कक्षकों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, इसलिए ये अणु को एक निश्चित ज्यामिति या संरचना प्रदान करते हैं। आखिरी बात एकदम, संकरण एक परिकल्पना है, इसका मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, ये सिर्फ कल्पना में है, ऐसा होता है या नहीं कोई नहीं जानता। तो ये एक परिकल्पना है जिसका उपयोग अणुओं की संरचना को समझाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन कितने प्रकार का संकरण करता है। कार्बन में संकरण, कार्बन तीनों प्रकार का संकरण कर सकता है, sp, sp2 और sp3। sp में संकरित कक्षकों की संख्या 2 होगी, sp2 में संकरित कक्षकों की संख्या 3 और sp3 में 4। इसका मतलब यह है कि अगर वो sp संकरण कर रहा है तो सिर्फ दो चीजों से जुड़ सकता है। ठीक है, दो बंध नहीं बना रहा है। कितनी चीजों से जुड़ सकता है, दो चीजों से जुड़ सकता है। sp2 में 3 चीजों से जुड़ेगा और sp3 में 4 चीजों से जुड़ेगा। तो आप किसी भी सूत्र में कार्बन को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन में कौन सा संकरण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक संरचना लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना। अब यहां अगर थोड़ा इसको खोल के लिख दिया जाए, ओपन कर देते हैं, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है ना। इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं और इसमें 2 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब हम कार्बन परमाणु नंबर 1 को देखते हैं। सिर्फ परमाणु 1 को देखिए, आप देखिए ये कितने चीजों से जुड़ रहा है, बताएंगे। इसकी माइक ऑन कर सकते हैं। कितने बंध बना रहा है ये नहीं देखेंगे, कार्बन हमेशा कितने बंध बनाएगा, 4। चाहे वो 2 चीज से जुड़े तो भी 4 बंध बनाएगा, 3 से जुड़ेगा तो भी 4 बंध बनाएगा, 4 से जुड़ेगा तो भी 4 बंध बनाएगा। तो बंध तो हर बार आपको कितने मिलेंगे, 4। पर वो कितने कितने परमाणुओं से जुड़ रहा है, कितने समूहों से जुड़ रहा है, आपको ये देखना है। तो ये कार्बन कितने समूहों या परमाणुओं से जुड़ रहा है, 2 से। इस तरफ एक हाइड्रोजन से
और इस तरफ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। भले वो 3 बंध बना रहा है लेकिन जुड़ तो एक ही से रहा है। ठीक बात है। तो इस पे जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। अब आ जाओ, इसको छोड़ के इस कार्बन पे आ जाओ। ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है भाई? 2 से, बिल्कुल ठीक। इस तरफ एक कार्बन से और इस तरफ भी एक कार्बन से। ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 3 से। ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है? ये वाला 3 से, बिल्कुल ठीक। इस तरफ डबल बॉन्ड से एक कार्बन से, इधर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से, इधर सिंगल बॉन्ड से कार्बन से, 3 से। और ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 4 से। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके कितने साइड निकले हुए हैं। ठीक है ना, साइड। तो आपने ये पता लगा लिया कि कौन सा कार्बन कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब उसको यहां से मैच कराइए। जहां 2 है वहां कौन सा संकरण हो रहा है? sp। जहां 3 है वहां sp2। जहां 4 है वहां sp। तो हम कार्बन में संकरण को बहुत आराम से पहचान सकते हैं। ठीक बात है। अब अगर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिया हो, इस तरह का दिया हो, ये तो मैंने ओपन करके समझा दिया। अब मैं आपको एक संरचना देता हूं, आप बताएंगे कि उसमें कौन सा संकरण है। ठीक है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 का बताइए, कौन सा कितने परमाणुओं से जुड़ रहा है वो? कार्बन नंबर 1 ये वाला। बिल्कुल ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH, आप कॉपी में लिख सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यही गलती करते हैं लोग। आपको किसी भी कार्बन में इस तरह की संरचना में कैसे पता लगाएंगे उसका तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो उससे डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन गिन लीजिए। तो इसमें कितना हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? पहले वाले में 2। और देखिए ये कितने साइड से जुड़ रहा है। कितनी साइड है इसकी? एक साइड है केवल, इस साइड जुड़ रहा है ना। साइड का मतलब एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है। तो आप देखिए कि 2 हाइड्रोजन और एक साइड से जुड़ रहा है। तो 2 + 1 कितना हो गया इसमें? 3। इस पे आइए, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? बिल्कुल, कार्बन नंबर 2 में एक हाइड्रोजन दिख रहा है और 2 साइड है, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड। तो +2, यानी कितना हो गया? 3। अब कार्बन नंबर 3 पे आइए। 2 हाइड्रोजन है और 2 साइड है, टोटल कितना हो गया? 4। कार्बन नंबर 4 पे आइए। 3 हाइड्रोजन है और एक ही साइड है, तो कितना हुआ? 4। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? आप इस तरीके से कार्बन में संकरण को पहचान सकते हैं ना। कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेन हिस्सा कंप्लीट। अब आते हैं कार्बन में संकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। तो मैं आपको पहले बताता हूं सरल संकरण C2H6 का, जो है CH3CH3। एथेन में संकरण है ना, इसका नाम क्या है? एथेन। एथेन में संकरण क्या होता है ये समझते हैं अपन। तो फिर से देखिए, आपने जो अभी, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ? हाँ, वो देखो क्या है, नेटवर्क स्टेबल नहीं रहता है ना तो प्रॉब्लम जाती है। थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या? और ठीक है, अब देखिए, चलो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ठीक है ना।
पहले हम हमारे पुराने जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जो अभी पढ़ा हमने कि कार्बन नंबर 1 में कौन सा संकरण कितने परमाणु से जुड़ रहा है, बताइए। बिल्कुल ठीक, 4। 3 हाइड्रोजन से और एक साइड है, तो जितना हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है 3 और एक साइड 4। 4 का मतलब कौन सा संकरण है, sp3। और कार्बन नंबर 2 में भी कौन सा संकरण है, क्योंकि वो भी 4 से जुड़ रहा है। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। ये हमारा जनरल आइडिया लग गया। तो इसका मतलब अगर मैं एक कार्बन में संकरण का वर्णन करूं तो उसी वर्णन को हम दूसरे कार्बन के लिए मान सकते हैं या नहीं, मान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में एक जैसा संकरण है और दोनों ही एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। ठीक बात है, दोनों में वही है कि एक कार्बन से जुड़ रहा है और 3 हाइड्रोजन से, इधर वाला भी एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से। तो ऐसे में हम एक का वर्णन करते हैं, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में 2s और 2p बस बनाएंगे, 1s बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ जगह बोला जाता है पर उसका कोई अर्थ नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। अब आ जाओ उत्तेजित अवस्था। कार्बन में हमेशा उत्तेजित अवस्था आएगी, ठीक है ना, बिना किसी सोच समझ के उत्तेजित अवस्था लाना ही लाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कूद के चला गया यहां। अब चूंकि हम पता लगा चुके हैं कि संकरण कौन सा होगा, sp3, तो हम एक s और तीनों p को घेर देंगे। ये हो गया हमारा, ये घेर दिया हमने। और घेरने के बाद आप अतिव्यापन करा दीजिए, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है, और चौथा परमाणु कौन सा है, कार्बन है, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, साइड का मतलब कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हम इसकी संरचना को देखेंगे। तो पहले दो संरचनाएं हम देखेंगे। मैं लाइन स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। एक कार्बन को लें, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये sp3 जो संरचना है ना चतुष्फल की, उसको लेटा दिया है मैंने। एक्चुअल में संरचना कैसे बनती है, ऐसे 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 और ऐसे। तो मैंने इसको क्या किया है, घुमा दिया है, ठीक है ना, क्लियर है, ऊपर घुमा दिया। अच्छा, घुमा देने से हुआ ये कि पहले कार्बन के 3 हाइड्रोजन से हम जोड़ देते हैं इसको, और एक कार्बन से जोड़ देते हैं। अब दूसरे कार्बन का भी यही हाल है। इस कार्बन में भी sp3 संकरण हुआ है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है और 3 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहां, बन गई संरचना। अब इसी को अगर डंबल शेप में बनाना है, जैसा कि कई जगह टीचर आपको बोलेंगे बनाने के लिए, तो घबराइएगा नहीं। इसी संरचना को पहले हम क्या करें, लाइन से बना लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन सीधी नहीं आनी चाहिए। मैंने लाइन बीच वाली लाइन को सीधा नहीं रखा है, ये ध्यान रखेंगे, तभी अच्छे से दिखेगा, है ना। ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, एक डंबल बनाइए ऐसे, और दूसरा डंबल बना दीजिए ऐसे। और ये हो गया पहला सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में। ये कार्बन का दूसरा कक्षक, ये तीसरा कक्षक, और ये चौथा कक्षक। और हाइड्रोजन तो गोल होता है, तो गोल से जोड़ दीजिए। ये हो गया दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। एक कार्बन के चारों बंध बन गए। आप इसमें हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही इधर भी बना दीजिए, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ, इसको मिटा दें अब। तो आइए अब एथेन से थोड़ा एक आगे बढ़ते हैं, दूसरा संकरण देखेंगे हम एथीन का। दूसरा संकरण हमारा किसका है? एथीन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2। सूत्र को ऐसे भी लिख के दे सकता है C2H4। तो आपको फैला के लिख देना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब पहचानिए कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 कितने परमाणु से जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 फिर से देखो, तरीका क्या है? कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को गिनिए और फिर उसकी साइड को गिनिए। कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 2। और सिर्फ एक साइड है, यानी कितने से जुड़ रहा है? 3। sp2, ये भी sp2 है। और किससे किससे जुड़ रहा है? तो अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से। ठीक बात है, क्लियर है ना? तो हम अब संकरण देखते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन की स्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए एक ही संकरण अप्लाई करेंगे दोनों में। तो कार्बन परमाणु क्रम उत्तेजित अवस्था एक जैसी रहेगी। और यहां हम सुधार देंगे, संकरित अवस्था को थोड़ा सुधारते हैं। एक, दो, तीन, चार। अब हमको sp2 संकरण कराना है, क्योंकि कार्बन 3 ही परमाणु के साथ बंध बना रहा है। बंध तो 4 बना रहा है, पर जुड़ कितने से रहा है? 3 से। तो जितने से जुड़ेगा वो संकरण होगा, बंध तो 4 बनने ही है। अब पहला बंध बनाया उसने हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बंध बनाया हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बंध बगल वाले कार्बन के, और चौथा बंध भी कार्बन के साथ बनाएगा। ये पी पाई कहलाता है। पी का बचा हुआ कक्षक जो पाई बंध बनाएगा वो क्या कहलाता है? पी पाई कक्षक। ठीक है, अब आते हैं इसकी संरचना पे। तो इस हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, लाइन स्ट्रक्चर और डंबल संरचना। लाइन तरीके से करते हैं। कार्बन 1, कार्बन 1, 2। आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, या और बेहतर दिखाने के लिए हम नॉर्मल ही बना सकते हैं। एक प्लेन बना लीजिए ऐसे डॉट करके। इसमें कार्बन 2 रख लीजिए और दोनों कार्बन के बीच एक सिग्मा बंध बना दीजिए। फिर हाइड्रोजन रख दीजिए, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बंध ही बनता है। अब दोनों कार्बन के पास ये पी पाई कक्षक है। ठीक बात है। अब ये साइड से आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब यहां दिखा नहीं सकते ऐसे जुड़ा हुआ, लेकिन ये लाइन से क्या पता चलता है कि ये दोनों साइड वाइज अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बना? पाई बंध। ऊपर नीचे मिला के एक पाई बंध बनता है, रखेंगे। तो ये किसकी संरचना हो गई हमारे? एथिलीन की, या एथीन। एथिलीन या एथीन एक ही चीज है। अब बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है? क्लियर है सभी को? ओके। अब एक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना? एग्जाम में आने पे ऐसा बना सकते हैं आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। आप अपनी स्क्रीन पे 3 उंगली ऐसे रख के ऊपर से नीचे खींच दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक।
अब आते हैं एक अगला बढ़ते हैं, ठीक है ना, एक स्टेप और आगे चलते हैं। बेटा आपस में बात करें तो माइक बंद कर लिया करें, क्योंकि 40 लोग सुन रहे हैं। एथाइन, या कभी कभी इसी को एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिलीन सूत्र देगा C2H2। अब C2H2 का मतलब है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखें कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 1 भी 2 परमाणु से जुड़ रहा है, 2 भी 2 परमाणु से जुड़ रहा है, तो कार्बन 1 में भी sp संकरण होगा और दूसरे में भी sp संकरण होगा। किसी को दिक्कत है यहां? अब आप देखिए कि कार्बन जुड़ किससे किससे रहा है, एक कार्बन से और एक ही हाइड्रोजन से, बस 2 से जुड़ रहा है। तो संकरण में हमारा चेंज आ जाएगा, ये मिटा देते हैं। नेटवर्क की दिक्कत है, या आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा एक बार रोटेट कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरे यहां से पूरा दिख रहा है, मैं फ्रंट कैमरा देख के करता हूँ ना, मैं फ्रंट कैमरा से ही शूट करता हूँ, बैक कैमरा से नहीं करता। तो इसीलिए क्या होता है, अगर किसी को व्यक्तिगत नहीं, ठीक है, सबको दिख रहा है, पता है, किसी को ऐसी समस्या है तो एक बार वो करके देख ले और चेक कर ले कि कहीं गलती से 2 बार स्क्रीन बार टच करने से कैमरा जूम हो जाता है, तो भी कट सकता है, ठीक है ना, कर लें। अब sp कर दिया हमने, ये 2 को घेर लिया, पहले वाले से जोड़ दिया हाइड्रोजन को, दूसरे वाले से जोड़ दिया कार्बन को। लेकिन इसी कार्बन से एक बंध नहीं बनता, कितने बंध बन रहे हैं, 3 बंध बन रहे हैं। तो पहला बना सिग्मा, दूसरा भी इसी कार्बन से बनेगा और तीसरा भी इसी कार्बन से बनेगा, यानी 2 कार्बन आपस में 3 बंध बना रहे हैं। तो संरचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब हम लाइनों को थोड़ा तिरछा खींचेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसा ऐसा खींचने से चित्र बनाने में थोड़ा आसानी होती है। अब पहला हमारा डंबल जो बनेगा, पहला पाई बंद, उसका डंबल देखिए ये ऐसे बना, एक, इसी के समानांतर बनाएंगे आप दूसरे कार्बन का, ये बन गया हमारा पहला सिग्मा, पहला पाई बंद, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरा पाई हम थोड़ा लंबा खींच के बनाएंगे ताकि साफ दिखाई दे, ऊपर से और ये नीचे से। अब दिख रहा है आपको साफ साफ, 2 पाई बंद। पाई कैसे बनेगा, एक बनेगा ऐसे, ऐसे है ना, इस साइड से, और अगर सिग्मा बंध ऐसे बना हुआ है तो पाई ऐसे बनेगा और दूसरा पाई ऊपर नीचे बनेगा, यानी सब कोण रहेंगे 90 डिग्री पे रहेंगे। तो ये संरचना होगी कि एसिटिलीन। आपने तीनों तरह के संकरण देख लिए, संकरण देख लिया, तो एक हिस्सा आपने कवर किया है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आने की स्थिति में आप पूछेंगे मेरे से, तो फिर आगे बढ़ने के बाद समय रहने पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीजों के बारे में, थोड़ा और समझ लेते हैं। अच्छा, आप सबको पता है ना सिग्मा और पाई बंध कब बनता है, सभी को पता है या नहीं पता है? ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो, परमाणुओं के कक्षक 2 तरह से अतिव्यापन करते हैं। सिरे से ये एस एस अतिव्यापन है, ये sp अतिव्यापन है,
और इसके बगल में मैं बना देता हूं ये PP अतिव्यापन है। ये तीनों ही अतिव्यापन में एक बात कॉमन है, और वो ये कि जो रेखा इनके नाभिक को जोड़ रही है, अतिव्यापन उसी लाइन पे हुआ है। ठीक बात है। इस तरह का अतिव्यापन, कक्षकों का इस तरह से मिलना सिग्मा बंध बनाता है, अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। और कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। जबकि अगर कक्षक इस तरीके से मिले कि नाभिक को जोड़ने वाली लाइन पे तो अतिव्यापन हो ही नहीं रहा है, उसके ऊपर नीचे अतिव्यापन हुआ है, तो ये बनाता है पाई बंध। ये जो ऊपर नीचे हुआ है, ये दोनों क्या है? पाई बंध बनाते हैं। तो सिग्मा और पाई बंध, सिग्मा बंध बनता है अक्षीय अतिव्यापन से, पाई बंध बनता है पार्श्वीय या निरक्षीय अतिव्यापन से। दूसरा पॉइंट, सिग्मा बंध हमेशा संकरित कक्षकों से बनता है। संकरित कक्षक हमेशा कौन सा बंध बनाएंगे? सिग्मा बंध। पाई बंध का निर्माण हमेशा असंकरित कक्षकों से होता है। तो जो संकरित कक्षक नहीं होंगे वो पाई बंध बनाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सिग्मा बंध में अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है, पाई बंध में अतिव्यापन कम हो रहा है, इसलिए सिग्मा बंध ज्यादा मजबूत होता है और पाई बंध अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला बंध हमेशा सिग्मा होगा। ठीक है। दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला बंध सिग्मा होता है, लेकिन दो परमाणुओं के बीच सिर्फ एक ही सिग्मा बंध बन सकता है। जबकि पाई बंध के साथ क्या है? दो परमाणुओं के बीच पाई बंध एक से ज्यादा बन सकता है। जैसे आपने देखा कि एथीन में एक बन रहा था, और एथिलीन एसिटिलीन में कितना बन रहा है? दो पाई बंध बन रहा है दो कार्बन के बीच। तो पाई बंध एक बन सकता है, दो भी बन सकता है, सिग्मा बंध हमेशा एक बनेगा। सिग्मा बंध से जुड़े परमाणु अपने अक्ष पे घूम सकते हैं बिना बंध टूटे, जबकि अगर पाई बंध बन गया तो अगर आपने घुमाया तो बंध क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है। ये कुछ सामान्य नियम हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बस आबंध के प्राचल, ये सब मौखिक चीजें हैं, कुछ काम की होंगी तो जरूर बता दूंगा। आबंध के प्राचल, जैसे बंध की लंबाई। बंध की लंबाई किसको बोलते हैं? दो, मतलब आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जैसे कार्बन कार्बन, ठीक है, या कार्बन क्लोरीन। इसको निकालने का तरीका है Ra+Rb। तो यहां हमने निकाला 1.54 और यहां निकला 1.76, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन है। ठीक है। अच्छा, कुछ बंध की लंबाई आपकी बुक में दी हुई है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लें। आपको क्या याद होना चाहिए? सबसे जरूरी चीज, आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई याद होनी चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग में है, ध्यान रखना ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.20 होता है ये। अब बंध की लंबाई किन किन बातों से प्रभावित होती है? कब बंध बड़ा हो सकता है, कब छोटा? पहली बात, अगर दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है, जैसे कि कार्बन और कार्बन दो परमाणु हैं, दोनों एक जैसे हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है, तो इनके बंध की लंबाई निकालने का सूत्र है Ra+Rb, निकल जाएगा।
लेकिन अगर बंध की लंबाई में अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, जैसा कि कार्बन क्लोरीन में अंतर है या कार्बन ऑक्सीजन में अंतर है, तब ऐसे में बी ए बी यानी कि बंध की लंबाई बराबर होगा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 काई बी माइनस काई ए। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बंध की लंबाई जितना हम सोच रहे हैं उससे जरा सा कम हो जाएगी। इसके बाद बंध क्रम या बंध की बहुलता, ये तो पहले ही देख लिया आपने कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बंध की लंबाई 1.54 ज्यादा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कम हो गई बंध की लंबाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बंध की लंबाई और कम हो गई। यानी जैसे जैसे दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या बढ़ेगी, बंध की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तीसरी बात, संकरण का प्रभाव। संकरण का प्रभाव आप देखो, यहां sp3 और sp3 संकरण है, यहां sp2 संकरण है, और यहां sp और sp संकरण है। तो याद रखिए, जैसे जैसे s की मात्रा बढ़ेगी, संकरण में s का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, sp में 50% s है, 50% p है, sp2 में 33% s है, 67% p है, sp3 में 25% s है और 75% p है। तो जब s की मात्रा बढ़ जाती है, s कक्षक की प्रतिशत मात्रा संकरण में बढ़ जाती है, तो बंध की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अनुनाद का प्रभाव, अनुनाद हम पढ़ेंगे डिटेल में। अनुनाद जिस भी परमाणु में पाया जाता है वो बंध की लंबाई में परिवर्तन ला देता है। वो बहुबंध यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई को थोड़ा बढ़ा देता है, जबकि एकल बंध की लंबाई को थोड़ा घटा देता है। ठीक है ना, ये आपका पहला प्राचल हुआ।